करगिल युद्ध में भारत की जीत को 25 साल होने वाले हैं और शायद ये हमारी जनरेशन और या पिछले कुछ जो दशक रहे हैं उसमें सबसे बड़ी जीत रही है। और यही वजह है कि गौरव सावंत जो कि वहां मौजूद रहे इस पूरी लड़ाई के दौरान एक बार फिर से वहां लौटे हैं। और इस वक्त वो लद्दाख में ही मौजूद हैं। उनकी सही जगह सटीक जगह उन्हीं से जानते हैं। पहले तो यही बताइए कि गौरव आप कहाँ हैं और अब 25 साल बाद वहां लौट करके क्या देख रहे हैं। इस समय मैं द्रास वॉर मेमोरियल में हूं। ये कारगिल वॉर मेमोरियल है जो द्रास में है। और ये देश में कुछ लोगों के लिए संभवतः पर्यटन स्थल हो सकता है, लेकिन अगर जो लोग हैं जिन्होंने वीरों का वो बलिदान देखा था, इन्हीं ऊंचाइयों पर ठीक मेरे पीछे ये तोलोलिंग की पहाड़ी है। और इसी तोलोलिंग पर 12 जून की रात भारतीय सेना को पहली जीत मिली थी। लेकिन यहां तक पाकिस्तान की सेना आ चुकी थी 1999 में। तो हम लोगों के लिए ये पर्यटन का स्थल नहीं है, ये असल में एक देव स्थल है। यहाँ पर उन 527 वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने कारगिल की उस लड़ाई में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने देश को, सेना को अपने से, अपने परिवारों से, अपने इष्ट मित्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। और इसी पहाड़ियों पर, इन्हीं पहाड़ियों पर से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर नियंत्रण रेखा के उस पार किया। तो हम लोग उस देवस्थल पर इस समय पहुंचे हैं, अंजलि। जी गौरव, अब मैं एक उस रिपोर्टर से बात करना चाहूंगी, वो रिपोर्टर जो उस वक्त भी वहां मौजूद था, आज भी मौजूद है। यानी कि मैं आपको ही अपने पास्ट में ले जाना चाहूंगी। आप वहां पर 3 महीने तक लगभग मौजूद रहे। जो वॉर था वो 2 महीने का था। तो क्या वजह थी आप वहां पहुंचे, कैसे आपको यह खबर मिली और वहां कैसे पहुंचे, ये हमें थोड़ा समझाएं। अगर मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलूं, तो फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय नवाज शरीफ थे। तो उनके बीच एक समझौता हुआ लाहौर में। अटल बिहारी वाजपेयी बकायदा लाहौर बस में बैठकर गए थे और बड़ा पैगाम मोहब्बत कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता बढ़ेगी, एक एक नया युग शुरू हो रहा है मित्रता का। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे थे उस बस में दोस्ती का हाथ लेकर, तो पाकिस्तान की सेना घुसपैठ कर रही थी इन्हीं ऊंचाइयों पर। 150 किलोमीटर लंबे इलाके में लगभग 10 से 25 किलोमीटर वो अंदर आ रहे थे हमारे देश के अंदर। और मई के महीने में भारी बमबारी शुरू हो गई। ये जो सड़क यहां से गुजरती है, श्रीनगर से लेह की सड़क, वहां पर भारी बमबारी हो रही थी। यहां से कुछ आगे एक जगह है काकसर, वहां पर लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का पेट्रोल, 5 जवानों का, 4th बटालियन द जाट रेजिमेंट, वो पेट्रोल मिसिंग हो गया था। 9 मई को हमारा एम्यूनिशन डंप एक्सप्लोड कर गया था। तो दोस्ती की बात एक तरफ हो रही है और बमबारी बढ़ रही है। तो मेरे संपादक ने कहा उस समय कि बिल्कुल अभी जाओ और देखो वहां क्या हो रहा है। जितनी जल्दी समझ हो आए, हो सकता है हफ्ते भर में सब ठीक हो जाए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए। और इसीलिए ऑपरेशन विजय के डिक्लेरेशन से पहले ही मैं यहाँ पहुंच चुका था, कारगिल और द्रास में। जब आप वहां पहुंचे तो नजारा क्या था और आपके अंदर आपको क्या महसूस हो रहा था। जब हम लोग यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर जितनी चोटियां हैं, यानी टाइगर हिल बिल्कुल मेरे एक बगल है। यहाँ पर टाइगर हिल है और हम आपको ये दिखाने का प्रयास भी करेंगे। ये टाइगर हिल है। हम आपको टाइगर हिल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये टोलोलिंग है, ये 4875 की पहाड़ियां हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सारी पहाड़ियां। ये देखिए, ये जी। टाइगर हिल है, ये टोलोलिंग है, ये हम्म। 5140 उसके पीछे है। ये भारत का झंडा है। यहाँ अभी जहां हम खड़े हो रहे हैं, यहाँ उस समय असंभव था खड़े होना। आप बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि भारी बमबारी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। तो उस भारी बमबारी की वजह से यहाँ पर इस हाईवे पर कोई आ नहीं सकता था। तो जो सड़क यहाँ जा रही है, रोज इस पे बम गिर रहे थे।
भारी बमबारी यहां हो रही थी, सेना के कॉन्वॉय टारगेट हो रहे थे। हम जिस सिविल गाड़ी में आए थे वो गाड़ी टारगेट हुई। तो यहाँ पर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स था, हम वहां गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ मत आइए, हमको नहीं मालूम आप पत्रकार हैं या दुश्मन के आदमी हो सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्री था उन्होंने कहा आप कल हम्म। सवेरे आइएगा। तो वो रात हम आगे नहीं जा पाए। तो यहाँ पर जो द्रास का पुलिस स्टेशन है, द्रास के पुलिस स्टेशन के बंकर में भारी बमबारी में वहां के एसएचओ के साथ उस समय हम लोगों ने रात गुजारी। वहां 8 पुलिसकर्मी उस बंकर में थे और वहीं पर हम रहे। और जब अगले दिन सवेरे बाहर निकल कर आए तो गाड़ी के शीशे पर एक तो बहुत बर्फ जमी हुई थी और जबरदस्त क्रैक्स थे सब शीशों पर, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा श्रैपनल गिरा हुआ था। तो रात वहां पर मुश्किल से गुजरी, लेकिन उसके आगे के जो दिन रहे वो तो और मुश्किल से गुजरे। खासतौर पे भारतीय सेना, भारतीय फोर्सेस जो थी, तीनों ही आर्म्स, माफ कीजिएगा, दोनों ही आर्म्स के लिए वहां पर काफी दिक्कत हुई। तो क्या हुआ ऐसा जो कि वहां पे बहुत पिवटल रहा? शुरू में यहां पर जब सेना की टुकड़ियां आ रही थी काउंटर टेरर ऑपरेशन ग्रिड से, यहां पर बहुत हाड़ कपाने वाली सर्दी थी। उनके पास वो उचित कपड़े नहीं थे एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, पहली बात। दूसरी बात, वो बूट्स नहीं थे जो यहाँ की सर्दी के लिए चाहिए, वो स्नो बूट्स सियाचिन ग्लेशियर में थे, लेकिन काउंटर टेरर ऑपरेशन से आ रही फोर्सेस के पास नहीं थे। उनके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। वो जब पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते तो ऊपर से पाकिस्तानी उन पर पत्थर लुढ़का देते, गोलियां चला देते। उनको कहा यह गया था कि यहाँ आतंकवादी हैं। आतंकवादी कभी पहाड़ी के ऊपर बैठकर मोर्चा नहीं संभालते, लेकिन लिटरली मिलिट्री प्रिसिशन के साथ पाकिस्तानियों की मशीन गन्स लगी थी। तो जो जो पेट्रोल ऊपर जाता था, जहां जाता था, चाहे द्रास में जाए, चाहे मशको में जाए, चाहे काक्सर में जाए, बटालिक में जाए, जहां जाए, वहां पर पेट्रोल को, इस आर्मी के पेट्रोल्स को इस तरह कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो पता चल गया कि जो सेना के आला अधिकारी उस समय कह रहे थे, या जॉर्ज फर्नांडिस उस समय के रक्षा मंत्री, कि इक्का दुक्का आतंकवादी है, या तो वो वहां बर्फ में जम के मर जाएंगे, नीचे आए तो हम उन्हें मार देंगे, ऐसा नहीं था। वहां पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ कर रखी थी। उसके बाद टोह लेने के लिए एक कैनबरा जो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, उसे बटालिक में भेजा गया और पाकिस्तानियों ने उस पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल से फायर किया, जिससे उसके एक इंजन में आग लग गई। लेकिन उसके पास एक और इंजन था, तो उस इंजन के सहारे वो श्रीनगर में लैंड कर पाया। तब सेना को पहली बार पता चला कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने बेसिस बना लिए हैं भारत के अंदर, हमारी सीमा में 1999 में ही, और कहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। फिर यहां पर तोलोलिंग के पास हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। 4 हेलीकॉप्टर्स गए थे, 3 के पास फ्लेयर्स थे। तो जब पाकिस्तानियों ने सरफेस टू एयर मिसाइल दागी तो उन्होंने फ्लेयर्स फायर किए और सुरक्षित आ गए। एक के पास नहीं था। और इसी इसी तोलोलिंग नाले के पीछे, यानी ये तोलोलिंग है और इसके पीछे तोलोलिंग नाला है, उसमें वो हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानियों ने सरफेस टू एयर मिसाइल से शूट डाउन कर दिया और उसमें 5 फैटेलिटीज हुई। आप उससे एक दिन पहले सोचिए, 28 मई को हमारा एक हेलीकॉप्टर गिर जाता है, 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का मिग-27 वो वहां पर उड़ान भर रहा था। और इस हाई ऑल्टीट्यूड में उसने कभी रॉकेट्स इस तरह से फायर किए ही नहीं थे इस ऑल्टीट्यूड में। तो उसका इंजन फ्लेम आउट कर गया और रीइग्नाइट नहीं हुआ, तो उनको बेल आउट करना पड़ा। उनको पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया, युद्ध बंदी बना लिया। स्क्वाड लीडर अजय आहूजा जो मिग-21 उड़ा रहे थे, वो भी फाइटर जेट है, उन्होंने इंसर्कल किया देखने के लिए कि कहां नचिकेता ने लैंड किया, ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां भेजा जा सके। पाकिस्तानियों ने सरफेस टू एयर मिसाइल मार के उनका मिग-21 गिरा दिया। और जब वो लैंड कर रहे थे तो अपने पैराशूट से, तो उनको गोली मार दी और उनको यातना देकर उनको मारा। तो इससे दिखता था कि ये आतंकवादियों का काम नहीं, ये पाकिस्तानी सेना का काम है। उसके बाद सेना ने अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई किया। भारी बमबारी को, हमारे पास उस समय वेपन लोकेटिंग रेडार्स नहीं थे, तो पाकिस्तानी तोपखाना कहां से हमको टारगेट कर रहा है हमको पता ही नहीं चल पा रहा था। तो धीरे धीरे करके रिसोर्सेज इसी सड़क पर बिल्डअप किए गए। मतलब 155 मिलीमीटर तोपे, 105 मिलीमीटर फील्ड गन्स, 130 मिलीमीटर की एंटी टैंक गन्स, वो सब यहां लाई गई। और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में दुनिया केवल पढ़ती है, 100 गन कॉन्सेप्ट, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसे इस पूरी सड़क पर वो 100 गन कॉन्सेप्ट देखा कि 100 तोपे एक साथ गरजी, एक चोटी पर गरजी, और पाकिस्तानियों की वहां उन्होंने धज्जियां उड़ाई। इस वक्त आप जो बता रहे हैं उसको सोचना भी, उसको इमेजिन करना भी मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां हैं और उस, आप कह रहे हैं कि वहां
इस तरीके से 100 गन्स खड़ी थी, लेकिन उससे जो जीत मिली होगी उसके बाद, उससे एक क्या फर्क पड़ा हमारे ट्रूप्स के मोराल पर भी, और इस पूरे जो युद्ध रहा उस पर क्या असर पड़ा? तो ये जो मैंने आपको बताया, 12 जून की रात एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तोलोलिंग का वो ऑपरेशन था। उससे पहले जितने ऑपरेशन लिए गए वो बहुत सफल नहीं हो पाए थे। 12 जून की रात टू राजरिफ, सेकेंड बटालियन द राजपूताना राइफल्स, और उनका जय घोष है बोल राजा रामचंद्र की जय। तो उस जय घोष के साथ, और उनके एक बहुत ब्रेव कंपनी कमांडर थे मेजर विवेक गुप्ता। उन्होंने, और मैं क्योंकि कल रविंद्रनाथ जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको जानता भी था, उनसे कई बार मिला भी था, तो उन्होंने अपने सीईओ को ये बोला, और अपनी अपनी कंपनी को, जो कंपनी वो कमांड कर रहे थे, कि गुप्ता आज या तो तोलोलिंग पर तिरंगा फहराएगा, तिरंगे में लिपटेगा। इस लक्ष्य से उन्होंने, वर्चुअली वो मिशन इम्पॉसिबल था, उस मिशन को अंजाम दिया। वो ऊपर चढ़े और उस जय घोष के साथ, और जिस तरह से वो 100 गन्स एक साथ बूम कर रही थी, तो पाकिस्तानी उन संघर्ष और बंकर्स में अपना सर नहीं उठा पा रहे थे। इन लोगों ने वहां जबरदस्त बमबारी की। उस बमबारी के बीचों बीच ये ऊपर चढ़े। तोलोलिंग में 12 जून और 13 जून की सुबह, 12 जून की रात और 13 जून की सुबह वो पहली जीत मिली। और जब ये खबर हम लोगों ने पूरे देश को दी कि हमको पहली जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, तो बहुत हर्ष, बहुत उल्लास पूरे देश में था। और सेना में तो इतना जोश था कि जितनी सेना उस समय तक यहाँ इकट्ठा हो गई थी, वो बस चढ़ जाना चाहते थे अगली पोस्ट पर जा जाके। जैसे 5140 हो या 4875 हो या टाइगर हिल हो, पूरा नाले तक पहुंच जाना चाहते थे। और दे जस्ट वांटेड टू, बस वहां पहुंच के पाकिस्तानियों को खदेड़ दे, ये उनके मन में जोश था। जितना मुश्किल वहां पर सेना को ये अ, इस जीत को पाना था, उतना ही मुश्किल इस जीत की खबर को लोगों तक पहुंचाना भी रहा होगा। लेकिन आप भी इसमें कार्यरत रहे, आप भी डटे रहे, तो किस मुश्किलों के साथ आप ये खबरें लोगों तक पहुंचाते थे, दिल्ली तक पहुंचाते थे, देश के कोने कोने तक पहुंचाते थे? वैसे वो एक ऐसा जमाना था जब मोबाइल फोन्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, सैटेलाइट टेलीविजन नहीं था। आप अपनी रिपोर्ट्स को भेजने के लिए बहुत आपको जंग करनी पड़ती थी एक तरह से। तो आज हम हम द्रास में यहाँ थे। गौरव, आज हम दोनों जी एक एक फोन पे बैठ करके इस रिपोर्टिंग को कर पा रहे हैं, और उस समय आपको कितनी मुश्किल हो पाई? बिल्कुल, मतलब अभी जो लग रहा है, और उस समय जो जंग थी अपनी रिपोर्ट तक पहुंचाने के लिए, तो द्रास से करीब 60-70 किलोमीटर कारगिल दूर है। और पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच, क्योंकि काकसर का एक इलाका आता है जहां पाकिस्तान आपको डोमिनेट कर रहा था उस समय, आपकी गाड़ियां जाती थी, मिलिट्री कॉन्वॉयज जाते थे, तो वो मिलिट्री कॉन्वॉयज को टारगेट करता था। मैंने एक रिपोर्ट अभी भेजी है, उसमें बकायदा वहां पर एक जगह है, सावधान, आप दुश्मन की नजर में है, दुश्मन की फायरिंग के डायरेक्ट लाइन में है। तो वहां पर हम अपनी गाड़ी का हेडलाइट बंद करते थे, रात में क्रॉस करते थे, और बिल्कुल फर्स्ट गियर लगा के चुपचाप क्रॉस करने की कोशिश करते थे। मिलिट्री कॉन्वॉयज भी ऐसे ही जाते थे। या फिर जब हमारी तोपें आ गई, तो इतनी जबरदस्त फायरिंग करते थे पाकिस्तानियों पर कि वो हिम्मत ना कर सके टारगेट करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप कारगिल पहुंचते थे। वहां पर इकलौती एक फोन लाइन थी, उसमें सेना भी उसका इस्तेमाल कर रही थी, सिविलियंस भी कर रहे थे, हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर जैसे जो फोन डिपार्टमेंट है, उसका एक अधिकारी मेरा मित्र बन गया था इत्तेफाक से। और उसने मुझे एक पीछे के रास्ते से अपने दफ्तर में एक लाइन दी, और उस लाइन के जरिए मैं अपनी रिपोर्ट्स भेज पाता था दिल्ली। लेकिन जब वो रिपोर्ट्स दिल्ली में छपने लगी, जब देश को पता चलना लगा किस तरह से हम लोग, हमारी सेना यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, तो बहुत सी रिसोर्सेज आई। जैसे एक मैंने रिपोर्ट फाइल की थी कि एसटीडीज यहाँ बहुत कम है, जवान बात नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो रिपोर्ट पढ़ी, और उन्होंने आदेश दिया उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर को कि 500 लाइनें एडिशनल कारगिल द्रास बटालिक में सेना को दी जाए। फिर मेरे संपादक ने हमको एक इरिडियम सैटेलाइट फोन दिया। वो फोन इत्तेफाक से उस समय जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आ रहे थे, तो उन्हीं की टीम
वो फोन लेकर आई मेरे लिए। और उससे इतना लाभ मिला क्योंकि तब मेरे पास एक सैटेलाइट फोन था, मैं कहीं भी जा सकता था उसका इस्तेमाल करके। और उससे सेना से भी मेरे संबंध बहुत अच्छे बने क्योंकि उस फोन को चार्ज करने के लिए मैं सेना के कैंप में जाता, वहां चार्ज करता, मैं उनसे बातें करता, वो इत्तेफाक से उसी से फोन पे अपने परिवारों से बात करते। तो एक ऐसा संबंध मिला कि यहाँ पर ऐसे कई वीर समय आए हैं जो उस समय यंग लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन और मेजर्स थे और अभी आला जनरल्स हैं आर्मी के या वेटरन्स हैं आर्मी के, लेकिन अपने एक परिवार का सदस्य हैं हम लोग। बिल्कुल, आपके लिए भी ये एक मौका है उन पुरानी यादों को याद करने का, और इसीलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो उस दौरान करीब 12 जून से लेकर के 21 जून से, माफ कीजिएगा, 12 जून की विक्ट्री के बारे में तो आपने हम बताया, 21 जून से लेकर 4 जुलाई के जो दिन थे वो भी बहुत अहम रहे। वो कहानी थोड़ा आप हमें बताएं। तो जब एक बार जीत मिल गई, तो जिस बटालियन को जीत मिली, लेकिन वो जीत इट केम एट अ वेरी हाई कॉस्ट, क्योंकि हमारे कई वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था, कई घायल हो गए थे। तो उसके बाद उनको रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए नीचे लाया गया और जो फ्रेश बटालियंस थी, फ्रेश ब्लड आया था, उनको ऊपर भेजा गया। और ये मिलिट्री टैक्टिक्स भी बहुत अच्छी है। तो इत्तेफाक से उसी समय लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी 13 जैकरिफ के कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा, पूरे देश ने उनको जाना कि ये दिल मांगे मोर, जिस समय उन्होंने शेरशाह नाम से 5140 पर फतेह हासिल की, किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो ये सब जब प्लानिंग स्टेजेस में भी था ना, तो हम लोग इन ऑपरेशंस के बारे में हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहती थी, उनसे बात होती रहती थी। और इतने सधे तरीके से, मतलब अगर कभी आपने एक बार बात की कभी मन निराश होता था, तो अगर कभी मन निराश भी होता था ना, तो जो पलटन का आरटी रिलीजियस टीचर होता था, तो वो जब नई तोपें आई यहाँ पर 155 मिलीमीटर, तो बकायदा तोपों का भी तिलक किया गया, हवन हुआ। और आरटी ने श्रीमद् भगवत गीता की वो पंक्तियां सुनाई, और कि हथोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा व भुक्षसी महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि अगर युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत जाते हैं तो पृथ्वी रूपी इस स्वर्ग का हम भोग करेंगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय करो और युद्ध करो। ये बात 1999 में जवानों के मन में वो जोश भर देती थी, और एक तरह से ये सभी के लिए उनके जीवन का एक आदर्श वाक्य, एक मूल मंत्र बन गया, और उसी जोश के साथ ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5140 को कैप्चर किया, वो भी दुतरफा ऑपरेशन, अगेन जबरदस्त आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। जहां हम खड़े हैं इस समय, यहीं पर ब्रिगेड ऑल उस समय ब्रिगेड कमांडर थे, वो डायरेक्ट फायरिंग मोड में 155 मिलीमीटर तोप का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी तोप हाउइट्जर जैसा आप जानती भी है, वो इस तरह से शेल फायर करता है पैराबोला में, इस तरह से एक आर्क बनाते हुए गोला जाता है। लेकिन ये पहली बार था जब सीधा एक गोली की तरह बोफोर्स का गोला 155 मिलीमीटर का सीधा चोटियों पर वार कर रहा था, और उसका मतलब तहस नहस कर देता था वो पूरी तरह से दुश्मन के बंकर और संगड़ को और उनके मोराल को। तो इस तरह से उन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। फिर जब ये जीत कर योद्धा नीचे आते थे, तो जो जोश पूरी पलटन में होता था वो देखते ही बनता था। जो जश्न वहां मनाया जाता था, जो परिवारों से वहां बात होती थी, तो ये देखते ही उस समय ये माहौल वहां पर बहुत जबरदस्त रहता था, और ये बाकी बटालियंस को इंस्पायर करता था कि वो भी कुछ कर दिखाए। तो 5140 को जीता, फिर नॉल को जीता, फिर थ्री पिंपल को जीता, और उसको जब आप जीतते जीतते आगे गए, तो एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और वो टाइगर हिल का ऑपरेशन था। उसके लिए एक और ब्रिगेड यहाँ पर आई। 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स ने एक बार फिर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। कर्नल कुशाल ठाकुर जो कमांडिंग ऑफिसर थे 18 ग्रेनेडियर्स के, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। बहुत अच्छी तरह वो हम लोग, हमारे पास खाने की कोई जगह नहीं थी, यहाँ कोई ढाबा नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, आप कहीं नहीं खा सकते थे। तो जो लंगर में बनता था, जो सिपाही खाते थे, वही हम खाते थे। जहां वो सोते थे इसी घास पर, एक चटाई बिछाकर या एक ब्लैंकेट बिछाकर, वहीं उन्हीं के एक्स्ट्रा कंबल लेकर या स्लीपिंग बैग लेकर उन्हीं टेंट्स में हम भी सो जाया करते थे। इस तरह वो 2.5 महीने बीते। तो जब ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे वो, तो हमको भी पता चलता था, लेकिन हमको मालूम था ये लिखना नहीं है कि अब ये ऑपरेशन होगा। लेकिन
जब आरटी पर वायरलेस पर खबर आती थी कि अब यहां पहुंच गए, अब इस मुश्किल को भी इससे पार पा गए, या फिर उन वीरों ने, ये अंजलि ऐसी वीरता की दास्तान है कि हमारे वीर वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दुश्मन का एनिमी फायर आ रहा था आर्टिलरी का, तो उनको डाउन करने के लिए हमारे वीर कहते थे कि हमारे ही ऊपर आप आर्टिलरी फायर कर दो, हम किसी तरह बच के फिर भी ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन दुश्मन तो अपना सिर डाउन करेगा, वो तो अपने बंकर में घुसेगा। तो आप ये सोचिए कि देश का ये के लिए जज्बा कि अपनी जान न केवल दुश्मन की गोलियां, दुश्मन के गोलों से खतरे में थी, अपनी आर्टिलरी से भी खतरे में रहकर ये लोग चार्ज करते थे लिटरली। जिस तरह हम चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पढ़ते हैं, उससे ज्यादा वीरता चार्ज हमारे इन वीरों की थी, जिस तरह से टाइगर हिल को जीता। और उसके बाद पाकिस्तान का मनोबल पूरी तरह से टूट गया टाइगर हिल के बाद, और नवाज शरीफ भागे भागे अमेरिका गए कि किसी तरह से सीज फायर करा दो। मुशर्रफ भी समझ गए थे कि उनका ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया है, और वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। ना अपने सिपाही बचा पाए, ना अपनी इज्जत बचा पाए, और कश्मीर कॉज हमेशा के लिए हार गए। तो ये जब जीत भारत के हाथ लगी और पाकिस्तान के को अब मलाल ही रहा, तो उसके बाद भी एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि हाँ भाई अब ये हमारी विजय है। वो कैसे हुआ? लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे बताया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता था, जिन्हें हम छोटी लड़ाई हो गई या एक तरह की लड़ाई भी नहीं कहेंगे, कुछ एक एक आध इंसिडेंट होते थे, वो भी आपने विटनेस किए। और वो जरूरी नहीं है कि उसी वॉर जोन में रहे हो या ग्राउंड जीरो में रहे हो, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। तो हुआ ऐसा कि एक बार यहाँ पर पाकिस्तान, सरताज अजीज भारत आए। सरताज अजीज ने बोला आप अपनी तोपे मत चलाइए, 155 मिलीमीटर तोपे ना चलाइए। आर्मी चीफ उस समय जो थे जलवेद मलिक, उन्होंने मुझे बताया कि उनके मन में एक ये संशय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी सीज फायर मान जाएंगे और सीज फायर हो जाएगा एलओसी रिस्टोर करने से पहले। लेकिन वाजपेयी जी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, आपका एक एक सिपाही वापस जाएगा, उसके बाद सीज फायर होगा, और उनको सीज फायर का मौका दिया, आप वापस जाइए। तो वो पाकिस्तानी सिपाही पीछे जा रहे थे, पाकिस्तानियों ने अपनी लाशें तक नहीं ली। पाकिस्तान में भी जो उनके जो पंजाबी मुसलमान सिपाही थे ना, या मुसलमान अफसर थे, पंजाबी मुसलमान, उन या किसी आईएफएस अफसर का मतलब पाकिस्तान फॉरेन सर्विस अफसर का बेटा, किसी बड़े नेता का बेटा, अगर उसकी बॉडी होनी थी, तो पाकिस्तान हमसे, इंडिया को बोलता था कि प्लीज फला अफसर यहाँ मारा गया है, उसकी बॉडी आपने दफनाई है, उसकी बॉडी हमें दे दीजिए। और ये मैंने रिपोर्ट भी किया था उस समय कि सियाचिन ग्लेशियर के पास उनका एक कैप्टन मारा गया था, तो लंदन में उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर को कांटेक्ट किया कि यहाँ यहाँ वो बॉडी दफनाई गई है, प्लीज वो बॉडी हमें दे दीजिए, वो एक बहुत बड़े आदमी के बेटे की बॉडी है। लेकिन जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कई सौ पाकिस्तानी सिपाही मारे गए, पाकिस्तान ने वो बॉडीज नहीं ली। इन्हीं पहाड़ियों पर उन बॉडीज को पूरे मुसलमानों के सम्मानों के साथ, जो उनकी रीति रिवाज होते हैं, इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ, मौलवी को हेलीकॉप्टर से वहां ले जाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी खुद वहां खड़े रहे, और उन्होंने उन बॉडीज को, वहां पाकिस्तानी बॉडीज को दफनाया। लेकिन सीज फायर हो गया, 26 जुलाई को भारत ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। लेकिन पाकिस्तान की घुसपैठ अलग अलग इलाकों में कम नहीं हुई। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, अगस्त के महीने में पाकिस्तान नेवी का एक मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट एटलांटिक, उसने गुजरात की सीमा में नलिया के पास हमारे इलाके में घुसपैठ की। भारतीय वायुसेना के मन में वो रोष था, जिस तरह से हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ तोलोलिंग के ऊपर गिराया गया था, जिस तरह स्क्वाड लीडर अजय आहूजा को मारा गया था, और जैसे ही पाकिस्तान के विमान ने इन्फिल्ट्रेट किया हमारे इलाके में, स्क्वाड लीडर बुंदेला उस समय मिग-21 उड़ा रहे थे, नलिया एयरबेस से उन्होंने टेक ऑफ किया। एयर मार्शल कृष्ण स्वामी उस समय स्वैक साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ थे, उन्होंने आदेश दिया ब्रिंग दैट एयरक्राफ्ट डाउन, कि वो हमारे इलाके में घुसा कैसे। और उन्होंने अपना मिग-21 स्क्वाड लीडर बुंदेला ने उड़ाया। अब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैं नलिया गया था उस समय, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने एटलांटिक को देखा कि उनके क्रॉसहेयर्स में पाकिस्तान नेवी का वो एयरक्राफ्ट है, जिसमें करीब 18 से 20 पाकिस्तान नेवी के लोग बैठे हुए थे, और वो टोह ले रहे थे हमारी सरहद की, उन्होंने अपना बटन, लाल रंग का बटन दबाया, और वो रॉकेट बिल्कुल तेज गया, और पाकिस्तान का वो जहाज उन्होंने वही गिरा दिया। और एक तरह से देखा जाए, सेना की भाषा में देखा जाए, तो जिस तरह से उन्होंने स्क्वाड लीडर अजय आहूजा की हत्या की पाकिस्तानियों ने, जिस तरह से स्क्वाड लीडर पुंडीर का विमान गिराया, हेलीकॉप्टर गिराया गया तोलोलिंग में, भारत ने पाकिस्तान को सूद समेत
उस एटलांटिक को गिराकर संदेश भेज दिया कि अगर हमारे देश में तुम इस तरह से आतंक फैलाओगे या फिर इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी बात उस समय थी। जो पाकिस्तान बाय द वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया, लेकिन वो केस हार गया क्योंकि पाकिस्तान का प्लेन इन्फिल्ट्रेट करके हमारे इलाके में आया था। तो भारत ने सूद समेत पाकिस्तान को उससे बदला लिया। और ये संदेश पाकिस्तान संभवतः समझ नहीं पाया, लेकिन भारत यही देना चाहता है कि अगर पाकिस्तान आतंक भी फैलाता है तो सूद समेत भारत उनको उनका बदला उसका लेगा। और ये हम लोगों ने पुलवामा के बाद बालाकोट में भी देख लिया है। अभी जो आतंकवाद हो रहा है उसका भी क्या अंजाम होगा वो भी हम लोग देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो जीत दर्ज की गई उसको साल दर साल याद करना भी यही एक कोशिश है कि वो संदेश लगातार जाता रहे और ऐसी हिमाकत, ऐसी हिम्मत दोबारा पड़ोसी देश की तरफ से न की जा सके। और आपका सौभाग्य है कि एक बार फिर से आप वहां पर हैं, और खास इसलिए भी है क्योंकि 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो क्या नजारे इस बार आप वहां से हमारे लिए लेकर आएंगे? जाते जाते हमें ये बता। तो ये तो एक तरह से वीरों की भूमि है। यहाँ जब हम लोग बचपन में हल्दी घाटी जाते थे, महाराणा प्रताप ने जिस तरह मुगलों की सेना से वहां लड़ाई की थी, तो हल्दी घाटी की वो मिट्टी लाकर घर के मंदिर में रखी जाती थी। यहाँ कारगिल और द्रास और तोलोलिंग और पटालिक की मिट्टी हर योद्धा अपने घर में रखता है क्योंकि वो एक प्रेरणा स्रोत है। इस मिट्टी में रक्त है उन 527 वीरों का जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया भारत की अखंडता को, भारत की ताकत को अक्षुण्ण रखने के लिए। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर साल दर साल यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए दैट दैट सैक्रिफाइस इज नॉट इन वेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने वीरों के उस बलिदान को याद करते रहेंगे तो हम पाकिस्तान की उस हिमाकत को कभी भुलाएंगे नहीं। हमारे देश का बस एक ये दुर्भाग्य है कि हमारे में वो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट बहुत कम है। पाकिस्तान ने देखिए हमारे साथ ये किया, मुशर्रफ ने, और 2 साल के अंदर हमने मुशर्रफ को प्रेसिडेंट के रूप में भी मान लिया, अपने देश में भी बुला लिया, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर भी दे आगरा दिया और समिट उन्होंने कर हमारी लिया। संसद पर भी अटैक कर दिया। सो दैट इज समथिंग जो हमें सीखने की आवश्यकता है। और आपने ये जो बात कही है वहां की मिट्टी के बारे में, उस मिट्टी को भले ही महसूस न कर सके, लेकिन आपके जरिए, आपके शब्दों के जरिए जरूर देश के लोग इस इमोशन को, इस भाव को जरूर समझ पाएंगे। आप वहां पर डटे रहिए एक बार फिर से, और इस बार वहां पर 3 महीने ना रहिएगा, आपकी जरूरत यहाँ भी है, जल्दी वापस आइएगा। चलिए, हम अपने दर्शकों को भी बता बिल्कुल दें कि जल्द अगर वो लौटूंगा। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं गौरव सावंत के साथ, तो वो लगातार लॉग इन कर सकते हैं आज तक डिजिटल में। नमस्कार।